नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हेलो दाई क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। बीए थर्ड ईयर में चूंकि जल्दी जल्दी एग्जाम डेट आ चुकी है आप लोगों की और काफी लेट हो चुके हैं सब्जेक्ट को लाने में। बेसिकली 7 तारीख को पेपर है, अभी भी टाइम है आपके पास में, आप चाहे तो तैयारी कर सकते हैं, अभी तक भी तैयारी नहीं की है तो। भारत की जीवंत परंपरा है, बीए थर्ड ईयर का इतिहास का एक सब्जेक्ट है जिसका एग्जाम अभी 7 अप्रैल को होने जा रहा है मैक्सिमम यूनिवर्सिटियों का, और कुछ यूनिवर्सिटी है जो बाद में भी इसको लेगी, लगभग मई में भी कुछ पेपर हैं इसके। बट 7 अप्रैल को जिन दोस्तों का भी पेपर है वो थोड़ा सा ध्यान से और केयरफुली इस मॉडल पेपर में दिए गए सभी प्रश्नों को ध्यान से देख ले, पढ़ ले और उन पर अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा, है ना। उस सारी स्ट्रेटेजी में आप लोगों को बताने वाला हूं कैसे कैसे आपको तैयारी करना है, तो बने रहे सेशन के एंड तक। चलिए बढ़ते हैं और शुरू करते हैं अपने आज की इस भारत की जीवंत परंपरा वाले सब्जेक्ट की यात्रा पर चलते हैं, और कंप्लीटली इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं उन सब पर वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। मैं प्रारंभ में ही आप लोगों को बता दूं, इस सब्जेक्ट में हम जो कहें कि आज इस मॉडल पेपर के अंतर्गत भारत की जीवंत परंपरा वाले इस विषय पर हम 20 प्रश्न लेंगे दोस्तों, और यहां पर एक ही प्रकृति के प्रश्न होंगे, सिर्फ दीर्घ प्रकृति के। यहां लघु प्रकृति के कोई प्रश्न डिस्कस नहीं करेंगे आज। चूंकि मैंने बताया कि जो भी मॉडल पेपर लेकर आता हूं जरूरी नहीं कि वो एक जैसा हो, कि 15 क्वेश्चन दीर्घ प्रकृति के, 10 क्वेश्चन लघु प्रकृति के। अधिकतम मॉडल पेपर में मैं आपको यही प्रोवाइड करता हूं, लेकिन विषय की डिमांड के आधार पर भी मैं कुछ डेटा को अरेंज करने का प्रयास करता हूं, जो मैंने इसमें किया है। तो आज के इस विषय में, भारत की जीवंत परंपरा वाले इस विषय में, लघुति प्रकृति के प्रश्नों की अपेक्षा मैंने दीर्घ प्रकृति के ही रखे हैं। लघु प्रकृति के 10 प्रश्न देता था, उसकी जगह मैंने उन 10 को हटा करके 5 प्रश्न दीर्घ प्रकृति के कर दिए हैं। दैट मीन्स कि कुल मिलाकर 20 प्रश्न में आज आपको आईएमपी कैटेगरी के देने जा रहा हूं, जो 2025 के एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। दोस्तों आगे बढ़ूं उससे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि जो सब्जेक्ट आप, ये मेरे पीछे लिस्ट लगी हुई है, ये सारी लिस्ट जितने सब्जेक्ट हैं, ये 10 सब्जेक्ट लगभग है, तो ये 10 सब्जेक्टों पर मॉडल पेपर बनकर रेडी हो चुका है। आंसर शीट भी इनकी रेडी हो चुकी है। जिन दोस्तों को अभी तक पता नहीं है और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग इनमें से कोई सब्जेक्ट हो, तो आप मुझसे इनका मॉडल पेपर रिक्वायर कर सकते हैं, डिमांड कर सकते हैं। मैं आपको व्हाट्सएप पर भी प्रोवाइड करवा दूंगा, और आंसर शीट चाहिए तो भी आप जो है मुझसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं आंसर शीट प्राप्त करने के लिए। आंसर शीट मिलेगी कैसे, मॉडल पेपर होता क्या है, ये सारी बातें मैं आगे नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा। उससे पहले जो नए छात्र हैं उनको भी बता दूं कि सिर्फ मॉडल पेपर ही नहीं, डिटेल क्लासेस भी होती है हमारी इसी प्लेटफॉर्म पर। ये जो लिस्ट देख रहे हैं आप, ये सभी सब्जेक्ट है जिन पर चैप्टर बाय चैप्टर मैंने क्लासेस ली है इसी चैनल की, इसी प्लेटफॉर्म पर। इसी प्लेटफॉर्म पर प्लेलिस्ट में जाइएगा तो आपको ये सारे सब्जेक्ट देखने को मिल जाएंगे। बीए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ईयर, तीनों ही ईयर के सभी सब्जेक्ट यहां पर मौजूद है। चलिए अब मॉडल पेपर होता क्या है, तो मैं आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बता दूं, भारत की जीवंत परंपरा। आज हम इस विषय के मॉडल पेपर, दैट मीन्स की 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर डिस्कस करने जा रहे हैं। इन प्रश्नों के अंतर्गत वो प्रश्न होंगे जो 2025 के एग्जाम के लिए आपके लिए ब्रह्मास्त्र साबित होने वाले हैं। यदि आपने पूरे साल भर अभी तक कुछ नहीं भी पढ़ा हो ना, तो भी आपके ये 20 प्रश्न आपकी डूबती नैया को पार लगा सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे 20 प्रश्न तो मैं आपको देकर जा ही रहा हूं। उन्हीं 20 प्रश्नों को मैं आज इस लेक्चर के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूं। तो इन्हीं 20 प्रश्नों को ही मैं यहां पर मॉडल पेपर बोल रहा हूं। ठीक है, तो मॉडल पेपर दैट मींस क्या, कि 20 वो आईएमपी क्वेश्चन जो मैं आज आपको देने वाला हूं। अच्छा, इसके अलावा अब आपके दिमाग में चलना चाहिए कि सर आप सिर्फ प्रश्न देंगे या उत्तर भी देंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों सुनिए, अगर उत्तर देने जाता तो एक पूरा विषय, 20 प्रश्नों में पूरा विषय, पूरे विषय को, पूरे सब्जेक्ट को समाहित कर दिया गया है। उन 20 प्रश्नों पर अगर लेक्चर लेकर आता ना, तो समथिंग कम से कम 10 घंटे की क्लासेस हो जाती। वो एक मास्टर क्लास लेकर आता तो 10 घंटे में, है ना, 10 घंटे लगते कम से कम इस मॉडल पेपर को डिस्कस करने में, आंसर भी डिस्कस करते। तो ऐसा नहीं है, मैं सिर्फ आपको आज यहां पर क्वेश्चन देकर जाऊंगा। अब उन क्वेश्चनों के आंसर आप खुद को निकालने होंगे। लेकिन हाँ, अगर आपके पास समय नहीं है निकालने का, या कोई संसाधन नहीं है, कि अच्छे से कोई किताब नहीं है, या कोई विशेष फैसिलिटी नहीं है जहां से आप इनका आंसर निकाले, तो उसके लिए मैंने आपके लिए एक आंसर शीट भी तैयार कर दी है। जी हाँ, इसकी एक कस्टमाइज्ड आंसर शीट तैयार हो चुकी है। सिंपल सा फटाफट बताऊंगा, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। देखिए, अगर आप भारत की जीवंत परंपरा वाले विषय की आंसर शीट लेना चाहते हैं, तो आपको 99 का सब्सक्रिप्शन लेना होगा। और आप चाहते हैं सभी विषयों की आंसर शीट लेना, सभी विषयों के मॉडल पेपर की आंसर शीट लेना, तो उसके लिए आपको 249 का सब्सक्रिप्शन लेना होगा। सभी विषय मतलब जो सब्जेक्ट आपके सिलेबस में है
उन सभी विषयों की मॉडल पेपर की आंसर शीट आपको 249 वाले सब्सक्रिप्शन के साथ में मिल जाएगी। और अगर आप किसी भी सिर्फ भारत की जीवंत परंपराएं ही नहीं बल्कि कोई और सब्जेक्ट की किसी एक विषय की अगर आंसर शीट चाहते हैं तो 99 वाला सब्सक्रिप्शन में आपका काम हो जाएगा। करना कैसे कैसे प्राप्त होगा, तो इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए, मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए, है ना, इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा, जो नीचे नंबर दिए गए हैं इस नंबर पर व्हाट्सअप करके और नीचे अमाउंट लिख दीजिएगा 99 या 249। ठीक है, हमारी टीम आपसे कॉन्टेक्ट कर लेगी और उसके अनुसार आपको जो है यहाँ पर आंसर शीट आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी व्हाट्सएप पर ही। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। इसके अलावा लोक प्रशासन की स्पेशल नोट्स तैयार है, जिन दोस्तों को भी चाहिए आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। चलिए लेते हैं फटाफट 20 प्रश्न, 20 दीर्घ प्रकृति के प्रश्न है जिन पर आज हमें कंटिन्यू डिस्कस करना है और फटाफट थोड़ा स्पीड से डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। चलिए पहला प्रश्न है जीवंत परंपरा क्या है। इसमें प्रत्येक प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण प्रकृति के हैं, महत्वपूर्ण कैटेगरी के हैं, इसलिए प्रत्येक प्रश्न के प्रत्येक टर्म महत्वपूर्ण है। किसी भी सिर्फ प्रश्न छोड़ना नहीं, प्रश्न के अलावा कोई टर्म भी नहीं छोड़ना। जैसे यहां पर इस प्रश्न में क्या दिया गया है दोस्तों, देखिए कि भारत की जीवंत परंपरा क्या है। पहली टर्म है आपकी, मेन कॉन्सेप्ट है आपका जीवंत परंपरा क्या है। भारत में जीवंत परंपराओं के प्रकार बताइए। दो टर्म आपसे यहां पर पूछ ली गई है, अथवा वाले प्रश्न में भी यही पूछा गया है, क्या समझते हैं और इसके प्रकार बताइए। ठीक है, तो क्या दो टर्म है आपके पास में, जीवंत परंपरा और जीवंत परंपराओं के प्रकार। दो बातें आपसे इस प्रश्न में पूछी गई है, दो बातों का ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न है धर्म परंपरा और इसकी निरंतरता का वर्णन कीजिए। भारत में धार्मिक निरंतरता किस तरीके से देखी जा सकती है, स्पष्ट कीजिए। तो मेन कॉन्सेप्ट को यदि आपने समझ लिया तो फिर एग्जामिनर चाहे कैसे भी प्रश्न को घुमाकर दे दे, आप कंफ्यूज नहीं होगे, बच जाओगे उस कंफ्यूजन से। इसलिए मैं बार बार बोलता हूं कि प्रश्न की भाषा पर नहीं, प्रश्न की टर्म पर फोकस करना सीखो कि प्रश्न में एक्चुअली क्या पूछा गया है ना। तो धर्म परंपरा और धर्म परंपरा की निरंतरता क्या होती है। जब आप धर्म परंपरा को समझ लोगे और उसकी निरंतरता को समझ लोगे कि प्राचीन काल से वर्तमान समय तक ये निरंतर रूप से संचरित होती चली आई है, मतलब ये अपनी निरंतरता को व्यक्त करती आई है, तो इसी कारण से हम कह सकते हैं कि भारत में धार्मिक निरंतरता किस तरीके से देखी जा सकती है। तो कुछ ऐसे संस्कार दिखाने होंगे, कुछ ऐसी परंपराओं को दिखाना होगा उदाहरण के रूप में, जो ये दिखाती हो जो प्राचीन समय में भी जिंदा थी और आज वर्तमान में भी उसी महत्व के साथ में जिंदा हो। बात समझ आई। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3 है भगवत गीता और रामचरितमानस का सांस्कृतिक मूल्य बताइए। जी हाँ, यहां पर आपको भगवत गीता और रामचरितमानस दोनों का सांस्कृतिक मूल्य बताना है या भारतीय समाज के में इसका क्या महत्व है ये बताना है। तीन कॉन्सेप्ट यहां पर विशेष रूप से पूछे गए हैं। अगला प्रश्न है प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली। जी हाँ, एजुकेशन सिस्टम कौन सा प्राचीन भारत का, कंप्लीट आपको डिस्कस करना है, पूरा बताना है इसके बारे में। लगभग समथिंग 16-17 पॉइंट इसके अंतर्गत आएंगे, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 5 लेते हैं। प्राचीन काल में पर्यावरण संरक्षण एवं शासकों का योगदान लिखिए। प्राचीन काल में पर्यावरण संरक्षण और शासकों का योगदान, दैट मीन्स कि प्राचीन काल में जो शासक रहे हैं, राजा रहे हैं, उन्होंने पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए क्या क्या कदम उठाए थे, उन पर आपको वर्णन करना है। अथवा में देखिए क्या बोल रहा है कि प्राचीन काल में पर्यावरण की रक्षा कैसे की जाती थी, या फिर प्राचीन काल में पर्यावरण के बारे में भारतीय परंपरा किस प्रकार की थी, वर्णन कीजिए। तो अथवा में मत जाइएगा, है ना, प्रश्न वही है, सब कुछ घुमा फिराकर पूछा वही गया है। मेन कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ लीजिए। पर्यावरण संरक्षण मतलब प्राचीन भारत में पर्यावरण संरक्षण किस किस प्रकार से किया गया, उस समय के राजाओं ने किस प्रकार से सहयोग दिया। चलिए प्रश्न नंबर 6 है प्राचीन भारतीय चिकित्सा पद्धति पर निबंध लिखिए। प्राचीन भारत की चिकित्सा पद्धति किस प्रकार की थी, इस पर एक निबंध लिखना है। चलिए प्रश्न नंबर 7 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 है यहां पर कि प्राचीन भारत में शिल्पी के संगठन को समझाइए। अब कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो आपको कंफ्यूजन में डाल सकते हैं एग्जाम में, तो सेपरेट टर्म को पढ़ के जाइएगा। शिल्पी का संगठन, शिल्पी का संगठन। अब देखिए अथवा में क्या बोल रहा है, भारतीय शिल्प कला का गौरवशाली इतिहास क्या रहा है बताइए। तो भारतीय शिल्प कला का गौरवशाली इतिहास, दैट मीन्स कि प्राचीन भारत में शिल्प कला किस प्रकार की थी, ये आपको बताना है यहां पर। अथवा में है प्राचीन भारतीय मूर्ति कला, है ना, या टेराकोटा शिल्प कला। तो ये सब एक ही है, अलग अलग नहीं है। क्लियर है। तो जब आप सर्च कर रहे हो इसका आंसर अपनी पुस्तक के अंदर, तो इन सभी टर्मों को ध्यान में रखते हुए इनका आंसर सर्च करना है आपको। वैसे आंसर शीट में तो पूरा सिस्टमेटिक दिया गया है, बट यदि आप आंसर शीट नहीं ले रहे हैं और आप खुद से सेल्फ स्टडी के माध्यम से करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप कर सकते हैं।
बिल्कुल कर सकते हैं। यहां पर प्रत्येक टर्म को ध्यान में रखते हुए इसका आंसर निकालिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 8 है भारतीय वस्त्र उद्योग। लेकिन भारतीय वस्त्र उद्योग आज का नहीं दोस्त, कब का? प्राचीन भारत का वस्त्र उद्योग किस प्रकार का था उस पर लेख लिखना है। क्योंकि भारत की जीवंत परंपरा वाला सब विषय है, तो इसमें आधुनिक समय की हम चर्चा ही नहीं करेंगे, कभी कभार चर्चा आई भी तो बहुत क्षणिक करेंगे, है ना। मतलब मैक्सिमम रूप से इस पे चर्चा कौन सी होगी? प्राचीन काल की। तो प्राचीन भारत में वस्त्र उद्योग कैसा था अथवा में ये पूछा गया। लेकिन अगर ऊपर पूछ ले जाए ये वाला प्रश्न भी अगर आ जाए कि भारतीय वस्त्र उद्योग पर निबंध लिखिए, तो वर्तमान के वस्त्र उद्योग पर निबंध मत लिख के जाइएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 9 है नाटक के स्वरूप, उद्भव और विकास। क्या टर्म पूछ रही है आपसे? नाटक के स्वरूप, उद्भव और विकास पर प्रकाश डालिए, या हिंदी नाटकों के विकास पर प्रकाश डालिए, भारतेंदु युग के नाटकों पर प्रकाश डालिए। तो यहां पर जो महत्वपूर्ण कवि रहे हैं उन सभी जिन जिन कवियों के नाम से जो युग प्रसिद्ध थे उनके समय के नाटकों में किस किस प्रकार का विकास हुआ, वो सारी चर्चा आपको इस प्रश्न के अंदर करनी होगी। चलिए फटाफट स्पीड से बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 10 लेते हैं। अच्छा, इसी में उद्भव में वही रहेगा, सेम रहेगा, उद्भव विकास, ठीक है ना, भारतेंदु युगीन नाटक। चलिए प्रश्न नंबर 10 है कठपुतली का खेल। किस पर आधारित है? 10वां प्रश्न कठपुतली के खेल पर। तो कठपुतली के खेल को समझाते हुए उसके क्या बताना है आपको? प्रकार बताना है कि कठपुतली का खेल कितने प्रकार का होता था। कठपुतली का खेल मेन कॉन्सेप्ट है, उसके प्रकार आपको बताना है, निर्माण और संचालन की प्रक्रिया के बारे में समझाना है। जी हाँ, निर्माण बनती कैसे है वो और उसका संचालन किस प्रकार से किया जाता है उंगलियों के माध्यम से, आप सभी भली बातें जानते हैं, लेकिन पूरा एक सिस्टमेटिक रूप से लिखना होगा, इसको लिखकर व्यक्त करना होगा, है ना। प्रश्न में आपसे जो है यहां पर टिप्पणी करने के लिए बोल सकता है कठपुतली के प्रकार और निर्माण की प्रक्रिया, निर्माण और संचालन की प्रक्रिया। क्लियर? प्रश्न एक ही है। प्रश्न नंबर 11 में चलते हैं। भारतीय संगीत कला व नृत्य कला, दो मेन कॉन्सेप्ट यहां पर है, संगीत कला और नृत्य कला, वर्तमान की नहीं प्राचीन भारत की। तो भारतीय संगीत कला व नृत्य कला पर निबंध लिखना है या संगीत कला और नृत्य कला पर संक्षिप्त लेख। प्रश्न एक ही है, सेम है, क्लियर है, एक लेख तैयार करना। लेकिन यहां पर चूंकि दीर्घ प्रकृति में पढ़ रहे हैं तो डिटेल में हमें लिखना होगा। चलिए अगला प्रश्न है। अब देखिए यार, यहां पर मैंने लघु प्रकृति के प्रश्न क्यों नहीं लिए, उसके पीछे बड़ा रीजन ये है कि देखिए लघु प्रकृति में होता क्या है कि प्रश्नों की प्रकृति छोटी होती है। लेकिन मैं चाहता हूं कि 10 प्रश्न की जगह इस विषय पर आप सिर्फ 5 प्रश्न एक्स्ट्रा पढ़ लें। जैसे 15 प्रश्न में दीर्घ प्रकृति के देता हूं तो मैंने यहां 5 प्रश्न बढ़ा दिए हैं और उधर से लघु प्रकृति से 10 प्रश्न कम कर दिए हैं। तो उन 10 प्रश्नों की जगह आप यहां पर बड़े प्रश्न 5 पढ़ लीजिए, बात वही है, ठीक है ना। लेकिन अगर आप ये 5 प्रश्न डिटेल में पढ़ लेते हो तो उसका फायदा ये होगा कि अगर छोटे प्रकृति में मतलब लघु प्रकृति में भी प्रश्न पूछे जाते हैं आपसे तो उनका जवाब भी आप आसानी से दे पाओगे, ठीक है ना। चलिए प्रश्न नंबर 12 है नृत्य या नाच की अवधारणा बताते हुए नृत्य कला संबंधी निम्न शीर्षकों को समझाइए। नृत्य या नाच की अवधारणा या नृत्य की अवधारणा, ठीक है ना। प्रश्न नंबर 13 में देखिए अभी यहां पर कुछ शीर्षक दिए गए हैं, क्या बात है भाई, कुछ शीर्षक दिए गए हैं, इनको ध्यान में रखिएगा। जैसे शास्त्रीय नृत्य, अंग संचालन, नृत्य की मुद्राएं या वेशभूषा। क्लियर है? प्रत्येक टर्म पर थोड़ा अच्छे से लेख लिखकर तैयार करना होगा, अथवा में सेपरेटली भी ये पूछे जा सकते हैं। जैसे नृत्य की मुद्राएं है ना, शास्त्रीय नृत्य क्या है, और नृत्य शरीर के अंगों का संचालन, मतलब कि आपकी अंग संचालन। क्लियर है? तो यहां पर कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 13 है प्राचीन काल में भारत के अन्य देशों पर हुए सांस्कृतिक प्रभावों का वर्णन कीजिए। प्राचीन काल में भारत की संस्कृति का अन्य देशों पर क्या प्रभाव था, उन प्रभावों की चर्चा करनी है। भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार भारत के बाहर जिन देशों में हुआ उनमें से उन कुछ ऐसे देशों की चर्चा कीजिए। सेम प्रश्न है। प्रश्न नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय संस्कृति में रामायण का क्या प्रभाव रहा है। अब यहां रामायण भी पूछा सकता है, महाभारत भी पूछी जा सकती है, ठीक है, श्रीमद् भगवत गीता का भी पूछा जा सकता है कि क्या प्रभाव रहा है। तो समग्र रूप से इनकी तैयारी आपको करनी है। प्रश्न नंबर 15 को लेते हैं। महाभारत का भारतीय समाज पर क्या प्रभाव पड़ा। महाभारत का भारतीय समाज पर क्या प्रभाव पड़ा, या भारतीय संस्कृति पर क्या, या भारतीय समाज पर, भारतीय संस्कृति पर, या विदेशी समाज या विदेशी संस्कृति पर क्या प्रभाव पड़ा, समझाइए। प्रश्न नंबर 16 थोड़ा हटके है। प्रश्न ये है कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 49 और 51A को समझाइए। या तो डायरेक्टली बोला जा सकता है,
या फिर ऐसा बोला जा सकता है अच्छा 49 और 51 में क्या है भाई, भारत की जो प्राचीन स्मारकें हैं उनके सुरक्षा के लिए कुछ प्रावधान किए गए हैं। तो वो डायरेक्टली भी बोल सकता है कि प्राचीन स्मारकों के संरक्षण के लिए भारत के संविधान में कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं, समझाइए। तो कुल मिलाकर आपको भारतीय संविधान के आर्टिकल 49 और 51A पर आपको डिस्कस करना होगा। क्लियर है? चलिए प्रश्न नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। अपनी धरोहर अपनी पहचान। अपनी धरोहर अपनी पहचान एक परियोजना है, इस परियोजना की जानकारी आपको देना है। क्लियर है? ये योजना क्या है, इसको पूरा जीरो से लेकर के एंड तक का पूरी योजना आपको समझानी है संक्षिप्त करके। प्रश्न नंबर 18 है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्थान। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्थान की स्थापना कब हुई? यूनेस्को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण योजना पर टिप्पणी लिखी है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 19 है कला एवं सांस्कृतिक विरासत के लिए भारतीय राष्ट्रीय न्यास की स्थापना क्यों की गई है? स्पष्ट कीजिए। भारतीय राष्ट्रीय न्यास की स्थापना क्यों की गई है? इसके स्थापना और स्थापना के पीछे क्या रीजन थे, उसका क्या परिणाम रहा, ये सारी बातें आपको इसके अंतर्गत करनी होगी। अथवा में देखिए सांस्कृतिक विरासत के लिए भारतीय राष्ट्रीय न्यास क्या है और इसके कार्य आप लोग बता सकते हैं। आखिरी प्रश्न है आज की सीरीज का, इस सब्जेक्ट का मॉडल पेपर के रूप में, विश्व धरोहरों में सूचीबद्ध भारत की मानवीय परंपराओं की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत बताइए। विश्व धरोहरों की सूची में भारत के कौन कौन सी ऐसी परंपराएं हैं जो सम्मिलित की गई हैं, उन परंपराओं पर विस्तार से चर्चा करनी है। अथवा में है भारत में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूचीबद्ध कीजिए। तो भारत में जो अमूर्त संस्कृति है हमारी भारत की, उस अमूर्त संस्कृति के ऐसी परंपराओं पर आपको चर्चा करनी है, ऐसी मानवीय परंपराओं पर चर्चा करनी है जिन्हें विश्व धरोहर अर्थात कि यूनेस्को में सूचीबद्ध किया गया हो। क्लियर है? उम्मीद करता हूं 10 ही प्रश्न आसान प्रकृति के थे, क्योंकि इनमें से कुछ हद तक तो जो है मैं डिटेल क्लासेस में इस सब्जेक्ट को कवर कर चुका था, लेकिन एग्जाम पास में आने के कारण इस क्लास को मुझे होल्ड करना पड़ा और क्लास को बीच में छोड़ना पड़ा था, है ना। तो अब हालांकि अब तो एग्जाम के बाद ही कंटिन्यू हो पाएगी, मतलब नए बैच के स्टूडेंट्स के लिए अभी नहीं हो पाएगी। तो अब जो है आपके पास एक ही रास्ता है, 7 तारीख को पेपर है, आज भी आपके पास में 4-5 दिन है तैयारी करने के। तो अभी से दोस्तों मैं पूरी गारंटी से बोल रहा हूं, पूरे विश्वास के साथ बोल रहा हूं, इन 20 प्रश्नों पर आप लोग अभी से तैयारी चालू कर दीजिए, 100% आपका काम हो जाएगा। तो अगर बात मानना अगर आपका नेचर है, तो टीचर की बात मानना नेचर है, तो आप लोग अभी से तैयारी चालू कर दीजिए इन प्रश्नों की, और बाकी फिर तो आपकी मर्जी है, आप जैसा चाहें, है ना। वैसे तो बीए में कई जादूगर भी होते हैं जो जस्ट एक दिन पहले तैयारी करना प्रारंभ करते हैं। क्लियर है ना? चलिए आंसर शीट के बारे में आप लोगों को बता ही चुका हूं, ठीक है। आप अगर इनके आंसर चाहते हैं तो आंसर कैसे मिलेंगे आप लोगों को, ये मैं आपको पहले ही स्टार्टिंग में ही बता चुका हूं। कुछ स्टूडेंट अगर बाद में किसी ने क्लास ज्वाइन की हो तो वो आप जो है वीडियो को रिवाइज कर लीजिए शुरू से, और वहां से देख लीजिएगा कि आप इन प्रश्नों के आंसर कैसे प्राप्त कर सकते हैं। मैं थोड़ा शॉर्ट में बता जाता हूं। देखिए दोस्तों, अगर आप इस विषय के सभी प्रश्न एक आंसर शीट, एक पीडीएफ उत्तर पुस्तिका के रूप में प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए आपका 99 रुपए का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा आप लोगों को। और इसके अलावा यदि आप चाहते हैं कि आपके सिलेबस में जितने भी विषय हैं उन सभी के मॉडल पेपर के आंसर शीट आप लोगों को मिल जाए, तो उसके लिए 249 रुपए का सब्सक्रिप्शन है। मतलब ऑल सब्जेक्ट 249 और सिर्फ 1 सब्जेक्ट 99 रुपए, है ना। उसके पीछे कई रीजन है अमाउंट रखने का। इससे पहले पिछले 5 सालों से मैं आपको, देखिए पढ़ा तो आज भी फ्री ही रहा हूं, सभी लेक्चर टोटल फ्री ही है, कोई कहीं पर कोई चार्ज नहीं किया गया है। स्पेशल नोट्स पर मैं आपको कुछ एक छोटा सा अमाउंट चार्ज कर रहा हूं, वो भी किसी कारण से। कारण क्या है कि मेरे पास इतना समय नहीं कि मैं सब नोट्स वगैरह क्रिएट कर पाऊं, इतना टाइम दे पाऊं, क्योंकि एक आंसर शीट बनाने में कम से कम 10 से 12 घंटे लगते हैं। तो वो 10-12 घंटे अगर मैं दूंगा तो फिर आप लोगों के एग्जाम के लिए टाइम दे ही कैसे पाऊंगा ना। और भी कई काम होते हैं मेरे पास में, तो उसके लिए टीम बिठानी पड़ती है, उनको सैलरी देनी होती है, कई सारे होते हैं यार, आप लोग समझदार है, समझते हैं। इसलिए एक मिनिमम सा अमाउंट मैंने यहाँ पर रखा है। एक नोट्स 99 और टोटल नोट्स ऑल नोट्स 249 रुपए, जो भी आपको अच्छा लगे। और आप चाहें तो आप खुद से भी कर सकते हैं, इसको कोई कंपलसरी नहीं है कि आप आंसर शीट परचेस करें ही करें। ओके फ्रेंड्स, मिलेंगे अगले सेशन में। कमेंट करके बताइएगा कि नेक्स्ट मॉडल पेपर आप किस विषय पर देखना चाहते हैं। ओके मिलेंगे। थैंक यू सो मच।